संचुरिया फ्रॉम इंडो रूस MBBS और आज हमारे साथ है डॉक्टर सोमपाल यादव, जिनसे हम बात करेंगे कि इंडियन स्टडी और फॉरेन स्टडी में क्या डिफरेंस है। तो आइए बात करते हैं। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज रहते हैं इंडियन स्टडीज़ से हम अगर कंपेयर करें फॉरेन स्टडीज़ के लिए, तो बेसिकली क्या डिफरेंसेस रहते हैं और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज रहते हैं? हेलो एवरीवन, इंडिया से MBBS करें या अब्रॉड से MBBS करें, इनका सबका जो सिलेबस से लेकर हर एक चीज़ है जो सेम रहता है। रही बात कौन स्टूडेंट कर सकता है, कौन क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, उनको क्या नहीं चाहिए, वो भी लगभग सेम रहता है। इंडिया से जो भी स्टूडेंट MBBS करना चाहता है उसका पहला जो मस्ट है 12th में PCB होनी चाहिए, और जो जनरल कैटेगरी हो 50%, OBC SC ST 40% होना चाहिए। ऐसा ही है अब्रॉड में, PCB में होना चाहिए आपका 50% और जनरल के लिए OBC SC ST के लिए होना चाहिए आपको 40%। लेकिन अब्रॉड में एक है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ 60 या 65 से अबो परसेंटेज मांगती हैं 12th क्लास में। ये तो एक बेसिकली जो है वो हो गया। सेकंड जो है एज का, इंडिया में 17 से अबो एज होनी चाहिए और अब्रॉड में 17 से अबो और मैक्सिमम 25 एज होनी चाहिए। इंडिया में अभी तक ऐसा कोई मेंशन नहीं किया गया है कि एज मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए। थर्ड जो पॉइंट है, जो नीट का एग्ज़ाम है, नीट के एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई होंगे तभी आप अब्रॉड से MBBS कर सकते हैं, और नीट के एग्ज़ाम में अगर आप क्वालिफाई हैं तभी आप इंडिया से प्राइवेट कॉलेजों में MBBS कर सकते हैं। इंडिया में जो है, जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं तो उनका तो अलग ही बात हो गई, उनका रैंक के हिसाब से डिसाइड होता है। तो अगर हम अब डिफरेंस देखते हैं तो वो इंडिया की प्राइवेट कॉलेज और अब्रॉड की गवर्नमेंट कॉलेज, इन दो चीज़ों का डिफरेंस है। जी सर, ये तो जानकारी थी कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं फॉरेन में MBBS करने के लिए। अब हम सर से जानेंगे कि सर, अगर स्टूडेंट्स फॉरेन में MBBS करना चाहते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनको रिक्वायर्ड होते हैं जो उनको उनके साथ कैरी करने चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स अगर चाहिए तो मेनली जो चाहिए, स्टूडेंट्स को 12th में PCB के साथ पास होना चाहिए, उसके 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। सेकंड जो उनको सबसे पहले प्रिपेयर करना है उनका पासपोर्ट है। बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स है पासपोर्ट और 12th मार्कशीट है। उसके बाद उनको नीट एलिजिबल होना चाहिए, उसके लिए उनको नीट क्वालिफाई जो उनका मार्क्स कार्ड होता है वो चाहिए। बेसिकली 3 ही डॉक्यूमेंट चाहिए अब्रॉड में MBBS करने के लिए। बिल्कुल ईजी प्रोसेस है, 12th मार्क्स कार्ड, पासपोर्ट और नीट क्वालिफाई सर्टिफिकेट। तो सर, आपने हमें बताया ये तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में, और हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि क्या क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है इंडियन स्टडीज़ में और फॉरेन स्टडीज़ में। बेसिकली क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है? इंडिया में जो भी स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेज से MBBS करता है उनका बेसिकली स्टार्टिंग होता है 85 लाख से और 1.5 करोड़ तक। लेकिन जो अब्रॉड से स्टडी करते हैं, जो भी स्टूडेंट, चाहे वो रशिया हो, कजाकिस्तान हो, किर्गिस्तान हो, तजिकिस्तान हो, फिलीपींस हो, जिस भी कंट्री से करते हैं स्टूडेंट, उनका बेसिकली जो फीस स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है वो सब कुछ मिला के 20 लाख से 30 लाख के बीच में होता है। तो ये तो रही फीस की बात, जो कि बहुत कम है फॉरेन स्टडीज़ के लिए। तो मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी सर आपसे कि क्या कितना ड्यूरेशन रहता है MBBS करने के लिए वहाँ पे? जो ड्यूरेशन की बात है वो अलग अलग कंट्री का अपना अलग अलग उनका प्रोग्राम है। जैसे अपने इंडिया में है वो 4.5 ईयर का है, उसके साथ 1 ईयर की इंटर्नशिप करनी पड़ती है इंडिया से। ऐसे ही अगर रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, अर्मेनिया, इनमें 6 ईयर का है, 5.8 ईयर का। उसके अलावा जैसे कुछ कंट्रीज हैं, तजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इनमें 5 ईयर का है, किर्गिस्तान। इसके अलावा कुछ कंट्रीज ऐसी भी जिनमें 7 ईयर का है, लाइक जर्मनी। तो सर, जो भी स्टूडेंट्स अब्रॉड से MBBS करके आते हैं उनके लिए एक इंडिया में एग्ज़ाम होता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो एग्ज़ाम होता है, पहले जो एग्ज़ाम होता था वो MCI कंडक्ट करवाती थी। जो एग्ज़ाम ओनली अब्रॉड से जो स्टूडेंट पढ़ के आ रहे हैं उनको एग्ज़ाम पास करना पड़ता था। उसके बाद उनको लाइसेंस दिया जाता था इंडिया में काम करने का, प्रैक्टिस लाइसेंस। लेकिन अभी वो चेंज होके नेक्स्ट एग्ज़ाम हो गया है, जो इंडिया से MBBS करो चाहे आप अब्रॉड से MBBS करो, चाहे आप इंडिया एक प्राइवेट कॉलेज से करो, गवर्नमेंट कॉलेज से करो, सभी को देना पड़ेगा। यही एक है जो पहले जो डिफरेंस था वो इंडिया वाले में। इनमें मेनली जो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए प्रमोट किया जाता था कि आप अब्रॉड से MBBS करेंगे तो आपको आके एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जो आप पास नहीं हो पाएंगे। लेकिन अभी ये चेंज हो गया है, अभी इंडिया से आप प्राइवेट कॉलेज से करो चाहे अब्रॉड की प्राइवेट कॉलेज से करो, आपको एग्ज़ाम देना ही है सेम। डिफरेंस एक मेन चीज़ क्या है कि आप अगर अब्रॉड से MBBS करते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर से ही उस एग्ज़ाम की आपको कोचिंग्स दी जाती है।
बच्चे अपनी मेंटेलिटी बना के रखते हैं कि अपन वो एग्ज़ाम पास करेंगे तो ही अपन इंडिया में कुछ कर सकते हैं। तो सर आपने एक बहुत अच्छी जानकारी दी है स्टूडेंट्स को, और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि फॉरेन में जब बच्चे MBBS करते हैं तो उनमें कौन सी कंट्रीज़ को उनको चूज़ करना चाहिए, किस तरीके के इंस्टीट्यूट्स होते हैं, कौन से प्राइवेट होते हैं, कौन से गवर्नमेंट होते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप मुझे थोड़ी जानकारी दीजिए। और साथ ही मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इंडो रूस स्टूडेंट्स की किस तरह से हेल्प करता है जिससे वो आगे जाकर उनके स्टडीज़ कर सके। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो अब्रॉड से जो भी स्टूडेंट MBBS करते हैं उनके लिए बहुत ऑप्शंस होते हैं, कंट्री के ही बहुत ऑप्शंस होते हैं। यूनिवर्सिटी तो बहुत ज़्यादा हो गई, जैसे हर एक कंट्री में, जैसे रशिया में 53 के करीब यूनिवर्सिटी हैं, और अभी तो न्यू जो रूल आया उसके हिसाब से तो स्टूडेंट किसी भी कंट्री के कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर जा सकता है, वो चाहे MCA में रजिस्टर्ड हो या ना हो, लेकिन उस कंट्री की गवर्नमेंट में वो यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। उसी के हिसाब से हम जो स्टूडेंट को एक गाइडेंस एक बताते हैं कि भाई तुम आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जाइए, कौन सी नहीं जाइए, एज ए एंड और उसके थ्रू जो भी हमारे काउंसलर हैं। तो मैं स्टूडेंट्स को यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप अब्रॉड से MBBS करना चाहते हैं तो पहली चीज़ आप ये देखिए जिस कंट्री में आप जाना चाह रहे हैं उस कंट्री का इंडिया के साथ रिलेशन कैसा है, दूसरा उस कंट्री में कोर्स कौन सा है, और जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे, जो भी कोर्स में आप जाएंगे, उसमें कौन सी लैंग्वेज में आपको स्टडी करवाई जा रही है। दूसरी चीज़ आप देखो कि आपके बजट में है या नहीं वो यूनिवर्सिटी। देखो बजट का क्या है कि हर एक आज के दिन काफ़ी जो एजेंट्स और कंसल्टेंसी हैं जो डिफरेंट बजट बताते हैं कि भाई 12 लाख में हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, लेकिन आप उस यूनिवर्सिटी के बारे में पूरी रिसर्च करके और तभी उस यूनिवर्सिटी और कंट्री को चूज कीजिए। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स पूछते हैं कि भाई रशिया में है 6 ईयर का है, कजाकिस्तान किर्गिस्तान में 5 ईयर का है, तो वो अलग अलग कंट्री का अपना प्रोग्राम है, वो अलग अलग प्रोग्राम के हिसाब से अपनी जो कंट्री वो चलाते हैं। उसके अलावा जो मेन चीज़ है, स्टूडेंट अगर देखना चाहे जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहे वर्ल्ड रैंकिंग देखिए, उस यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज कौन सी स्टडी की वो देखिए, वहाँ पे आपकी सेफ्टी है या नहीं वो देखिए। तीसरी चीज़ वहाँ पे इंडियन फूड और हॉस्टल्स मिलते हैं नहीं मिलते हैं वो देखिए। उसके बाद जो यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो आपके बजट में है या नहीं है, ये मेन कुछ पॉइंट्स हैं जो स्टूडेंट अपना देख के उसके बाद एडमिशन लें। दूसरा चीज़ जो है एंडोरूस जिस भी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करवाता है, जिस यूनिवर्सिटी में भेजता है, मोस्टली वो यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट होती है। रशिया में तो मोस्टली सभी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट है। हम जो भी यूनिवर्सिटी का बच्चे को डिसाइड करने के लिए देते हैं वो यूनिवर्सिटी टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, और सभी में इंग्लिश मीडियम और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। ये हमारी एक है कि हम स्टूडेंट्स को उन्हीं यूनिवर्सिटी में भेजेंगे जो गवर्नमेंट हो, उनके बजट में हो और इंग्लिश। तो सर एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि रशिया और कज़ाकिस्तान करके दो कंट्रीज़ हैं, उनमें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, पर उनमें जो है लैंग्वेज के रिगार्डिंग क्या प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती होगी? लैंग्वेज का जो है देखो, चाहे रशिया हो, कजाकिस्तान हो, तजिकिस्तान हो, आर्मेनिया हो, बेलारूस हो, सबका अपना लोकल लैंग्वेज होता है। वहाँ के जो मोस्टली जो लोग हैं वो पीपल हैं वो सब अपनी लोकल लैंग्वेज ही बोलते हैं। इंडिया में हो, अगर आप तमिलनाडु में चले जाओगे तमिल में बोलेंगे, लैंग्वेज तो अपनी ही बोलते हैं, उनको इंग्लिश भी बहुत कम आती है। लेकिन जब स्टडी होती है उनकी 6 ईयर या 5 ईयर वो प्रॉपर इंग्लिश मीडियम में होती है। लेकिन जो लोकल लैंग्वेज है उसके लिए भी, जैसे मैं खुद गया था जब फर्स्ट टाइम तो मुझे भी नहीं आती थी, लेकिन अभी मुझे 88% आती है। स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी उनको जो मोस्टली जो खरीद शॉपिंग करना है, इसके लिए जो भी बेसिक जो लैंग्वेज चाहिए वो उनको हमारे द्वारा कोचिंग दी जाती है, बताया जाता है। यूनिवर्सिटी के अंदर भी वीक में क्लास दी जाती है, तो लैंग्वेज इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो सर ये तो रही लैंग्वेज के बाद, अब मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि जो इंडिया में जो बच्चे रहते हैं वो रशिया में अगर जाते हैं तो फूड डिटेलिंग्स क्या रहती है, क्योंकि इंडियन फूड और रशिया फूड में काफ़ी डिफरेंस है, तो आप कैसे मैनेज करते हैं? इन जो फूड की बात रही, देखो जो भी स्टूडेंट अगर स्टडी करने जा रहा है तो थोड़ा उनको भी देखना ही पड़ेगा, कंफर्ट जोन में नहीं रह सकते वैसे तो बेसिकली स्टूडेंट्स। लेकिन तब भी हमने ट्राई किया है, रशिया हो गया, कजाकिस्तान हो गया, जो भी हमारी हॉस्टल्स हैं उसके अंदर हमारी मैस चलती है, तो उसके अंदर वेज नॉन वेज 3 टाइम्स मील्स हम देते हैं, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर, और सभी इंडियंस ही होता है। जो वेजिटेबल कम वैरायटी है वहाँ पे, ये तो बोलना पड़ेगा कि अपने यहाँ पे जैसे करेला हो गया, सब चीज़ें नहीं मिलती हैं वहाँ पे, लेकिन हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ना हो पाए। जो नॉन वेज हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मेन प्रॉब्लम वेज वालों के लिए, उनके लिए भी हमने वहाँ पे मैस चला रखी है, अगर बच्चा चाहे तो अपना खा सकता है, 3 मील्स मिलती हैं।
ओके सर, ये तो रही बात आपके फूड से रिलेटेड। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि जो MBBS यूनिवर्सिटीज़ हैं अब्रोड में, उनमें आपके रिप्रेजेंटेटिव्स और आपके जो ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव्स हैं वो किस तरीके से वहाँ पे उन स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं एंड काम करते हैं, कुछ इस बारे में भी आप डिटेल्स स्टूडेंट। जी मैम, बिल्कुल। जिस भी यूनिवर्सिटी में एंडोरो स्टूडेंट्स को भेजती है, वहाँ पे हमारी प्रॉपर एक टीम होती है, वो उनके लिए 24 आवर सपोर्टिंग में रहती है। चाहे वो मारी स्टेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे ओरमबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, चाहे परम स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, चाहे क्रीमिया हो, चाहे कजाकिस्तान में कजाक नेशनल हो या UIB हो या नॉर्थ कजाकिस्तान हो। हमारी सभी यूनिवर्सिटी में हमारी खुद की एक टीम होती है, हमारे एक रिप्रेजेंटेटिव हर यूनिवर्सिटी में रहता है जिसको वहाँ की लोकल लैंग्वेज भी आती है, और 24 आवर्स वो स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए वहाँ पे रहते हैं। और हॉस्टल्स में ही हमारे स्टाफ हॉस्टल्स में ही बच्चों के साथ रहते हैं। तो स्टूडेंट्स की कोई भी छोटी से लेकर बड़ी प्रॉब्लम सब कुछ वही सोल्व करते हैं। बस स्टूडेंट्स का तो काम है स्टडी करना और अपना फ्यूचर को आगे देखना। तो सर, जो स्टूडेंट्स नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जिनका नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ या कुछ ने कम स्कोर किए, तो उनको आप कुछ जानकारी देना चाहेंगे? प्लीज़ आप स्टूडेंट्स को बताइए इस बारे में। बिल्कुल। अभी तो नीट के एग्ज़ाम 12 सितंबर को है, स्टूडेंट्स के पास बहुत कम टाइम है, 20 डेज तक है। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि अभी इन सब चीज़ों पे ध्यान ना देकर, अब्रोड का भी ठीक है, अगर आपको स्कोर नहीं होता तब आप अब्रोड का सोचिए। अभी तो मेन पॉइंट यही कि गवर्नमेंट में अपना इंडिया में अगर आपका हो जाए वो सबसे बेस्ट है। तो पहले तो आप तैयारी कीजिए और अपना 12 सितंबर को एग्ज़ाम है, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। अगर नहीं होता है बाई चांस, तो वो तो बाद में सोचने की बात है कि आपको इंडिया में प्राइवेट से करना है या अब्रोड से करना है। बेसिकली तो आपको मेन चीज़ ध्यान अपना इसी पे रखना है कि गवर्नमेंट में आपका हो जाए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सोमपाल यादव। इसी तरह की और जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडो रूस लर्निंग हब प्राइवेट लिमिटेड से, एंड और सारे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।